टॉपिक है मनी मार्केट। मनी मार्केट हेजिंग। शॉर्ट में इसे बोला जाता है MMH, मनी मार्केट हेजिंग, या इसका एक और नाम है कैश मार्केट हेजिंग। कैश मार्केट हेजिंग। आइएगा थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं। देखिए, जो कस्टमर है, यानी या तो वो एक्सपोर्टर है या वो इंपोर्टर है। अब उसको ये पता है कि फ्यूचर में उसका कोई या तो रिसीवेबल का ट्रांजैक्शन है या उसका पेबल का ट्रांजैक्शन है, और उसे डर लग रहा है एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएट हो जाने का। उसे लग रहा है कि यार अगर एक्सचेंज रेट अनफेवरेबली मूव कर गई तो मुझे मेरे फॉरेन करेंसी के ट्रांजैक्शंस पर नुकसान हो जाएगा। अब उस नुकसान से बचने के लिए वो व्यक्ति कुछ ऐसी टेक्निक को फॉलो करना चाहता है ताकि उसका वो नुकसान कम से कम हो या वो नुकसान बिल्कुल ना हो। उन्हीं टेक्निक में एक टेक्निक हमने पढ़ी कि वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर ले। लेकिन आज हम बात करेंगे कि अगर वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता है तो क्या उसके पास और कोई टेक्निक अवेलेबल है जिस पर वो जा सकता है। तो द आंसर इज यस, वो मनी मार्केट हेजिंग पर भी जा सकता है। वो मनी मार्केट हेज या MMH को फॉलो करके भी अपनी रिस्क को क्या कर सकता है, कम कर सकता है। मनी मार्केट हेज बेसिकली क्या होता है, हमारे जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके द्वारा हेज कर लेना। यानी टी बिल्स, कॉमर्शियल बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ये कुछ ऐसे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो विद इन 12 मंथ ही क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट। इनका जो मैक्सिमम पीरियड जनरली होता है वो 12 महीने के अंदर अंदर ये खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भी आप अपनी हेजिंग कर सकते हो। अब इस हेजिंग को किया कैसे जाता है, तो हम इसे दो पार्ट में पढ़ेंगे। अगर एक एक्सपोर्टर MMH को करना चाहता है तो किस तरह से वो MMH में जाएगा, और अगर एक इंपोर्टर MMH को करना चाहता है तो वो MMH की टेक्निक को कैसे अप्लाई करेगा। तो इस सिचुएशन को हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे। तो आप सबसे पहले लिखें पॉइंट नंबर 1 डालकर, MMH यानी मनी मार्केट हेजिंग बेसिकली related to hedging through basically related to hedging through money market instruments।
money market instruments such as T-bills, certificate of deposit, commercial papers, short term loan instruments, etc. तो बेसिकली मनी मार्केट का मतलब है कि मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स चल रहे हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, टी बिल, कॉमर्शियल पेपर, मैंने एग्जांपल लिया, और भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स चलते हैं, उनके थ्रू जब आप हेजिंग करते हो तो उस हेजिंग को हम बोलते हैं मनी मार्केट हेज। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हेजिंग करना। लिखें, हाउ टू अप्लाई money market hedge for exporter. For exporter. How to apply money market hedge for exporter? आइए हम स्टेप्स पर जाने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं। आइएगा, मैं आपको दिखाता हूं। मान लीजिए ये एक एक्सपोर्टर है, ठीक है। एक्सपोर्टर कौन होता है? एक्सपोर्टर वो पर्सन है जिसने माल बेचा है और इस वजह से उसे क्या मिलने वाली है? कोई फॉरेन करेंसी मिलने वाली है। तो अगर मैं एक्सपोर्टर के व्यू पॉइंट पर बात करूं तो ये जो एक्सपोर्टर की एक बैलेंस शीट मैं आपको दिखा रहा हूं, एक्सपोर्टर की बैलेंस शीट में एक फॉरेन करेंसी डेटर चल रहा होगा। फॉरेन करेंसी डेटर्स, बताइए बात समझ आई? एक्सपोर्टर वो पर्सन है जिसने माल बेचा होगा और उसे फॉरेन करेंसी मिलने वाली है, तो उसकी बुक्स में फॉरेन करेंसी डेटर बोल दूं या फॉरेन करेंसी रिसीवेबल का एक ट्रांजैक्शन चल रहा है। बोलिए, यहां तक की बात समझ आ गई? मान लेते हैं, एक बार को अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो फॉरेन करेंसी रिसीवेबल का ट्रांजैक्शन था वो है $1,10,000 का। यानी इस पर्सन को 1,10,000 रुपए मिलने वाले हैं। कब? 4 महीने बाद। इसीलिए इसकी बुक्स में एक रिसीवेबल क्रिएट हो गया। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन अराइज, इस पर्सन को रिस्क कब आएगी? यानी अगर 4 महीने बाद डॉलर की रेट बढ़ गई तो इसे रिस्क लगेगी, या 4 महीने बाद अगर रेट गिर गई तो इसे रिस्क लगेगी? एक एक्सपोर्टर को डॉलर मिलने वाले हैं आज से 4 महीने बाद।
तो एक्सपोर्टर को रिस्क लग रही है कि यार जब ये डॉलर मिलेंगे और अगर उस समय डॉलर की रेट गिर गई, जब ये डॉलर मिलेंगे और अगर डॉलर की रेट गिर गई तो मुझे नुकसान हो जाएगा। तो इसको डर सता रहा है डॉलर की रेट गिरने का। यहां तक क्लियर? बिल्कुल। नाउ अब ये एक्सपोर्टर चाहता है कि यार अगर डॉलर की रेट गिरने पर मुझे नुकसान होगा तो मैं ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी को बनाऊं, मैं ऐसी कुछ स्ट्रेटेजी फॉलो करूं कि डॉलर की रेट गिरने पर मुझे फायदा भी हो जाए। ये नुकसान तो तय है, होगा ही होगा, डॉलर गिर रहा है, मैं डॉलर को गिरने से नहीं रोक सकता, मैं फॉरवर्ड करना नहीं चाहता हूं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं पढ़ रहे हैं अब हम कि वो फॉरवर्ड ले ले, हम फॉरवर्ड की बातें ही नहीं कर रहे। तो अब ये एक्सपोर्टर सोच रहा है यार मैं ऐसा क्या करूं कि फॉरेन करेंसी की रेट अगर गिरे तो यहां तो नुकसान होगा, लेकिन मेरा कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बन जाए कि फॉरेन करेंसी के गिरने की वजह से मुझे कुछ बेनिफिट मिल जाए। क्या करें? तो उसने क्या किया, उसने फॉरेन करेंसी लोन ले लिया। फॉरेन करेंसी लोन, ये रिसीवेबल था 4 महीने का, उसने एक शॉर्ट टर्म फॉरेन करेंसी लोन ले लिया 4 महीने का। अब जरा समझो, लोन कितने का लिया अभी मुझे, मेरे को उससे मतलब नहीं है, पहले स्ट्रेटेजी समझो। एक्सपोर्टर ने लोन ले लिया, अब जरा सोचो डॉलर की रेटें गिर गई तो उसे अपने रिसीवेबल पर नुकसान हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि डॉलर सस्ता हो गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ डॉलर के सस्ता होने पर उसे लोन के रीपेमेंट में फायदा हो गया, क्योंकि जब उसे लोन चुकाना है और रेटें सस्ती हो गई तो उसे उसका जो पेबल था वो पेबल पर उसे फायदा मिल गया। यानी इन केस ऑफ मनी मार्केट हेज, रिसीवेबल की हेजिंग करने के लिए मुझे एक लोन क्रिएट करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट को पकड़ो, मेरी बात को फिर सुनना। डॉलर की रेट गिर रही है, अगर डॉलर की रेट गिरती है तो रिसीवेबल पर नुकसान तय है। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूं कि यार अगर यहां नुकसान है तो कोई फायदे का ट्रांजैक्शन कर लो कि गिरती हुई रेट पर फायदा भी मिल जाए। तो मैंने एक पेबल या मैंने एक लोन ले लिया, लोन जैसे ही लूंगा और अगर डॉलर की रेट गिरी तो इस तरफ तो नुकसान हुआ मेरे रिसीवेबल पर, लेकिन मुझे मेरे पेबल पर फायदा हो जाएगा। और मैंने अपनी इस नुकसान को इस फायदे से सेट ऑफ कर लिया। इसी सेट ऑफ को बोलते हैं मनी मार्केट हेजिंग। यानी जब भी आपके पास एक्सपोर्टर का क्वेश्चन आएगा तो आपका दिमाग सेट होना चाहिए कि मुझे लोन लेना है एक, क्योंकि रिसीवेबल को हेज करना है मनी मार्केट के थ्रू, तो एक पेबल क्रिएट करना पड़ेगा ताकि रिसीवेबल पर होने वाला नुकसान पेबल पर होने वाले फायदे से सेट ऑफ हो जाए, रिसीवेबल पर होने वाला नुकसान पेबल पर होने वाले फायदे से सेट ऑफ हो जाए, तभी मैं अपने आप को हेज कर पाऊंगा। बोलिए यहां तक की बात क्या सभी को समझ आ गई? यानी अगर मुझे अपने रिसीवेबल को हेज करना है तो मुझे पेबल क्रिएट करना पड़ेगा।
मैं लोन ले लूं ताकि रिसीवेबल पर होने वाला नुकसान लोन के पेमेंट के होने वाले फायदे से सेट ऑफ हो जाए, तो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर लूंगा, यानी मेरी जेब से मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, यहां नुकसान यहां फायदा, ये दोनों सेट ऑफ हो जाने चाहिए। तो आओ, इसका मतलब सबसे पहली बात अगर मैं बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा, हेजिंग ऑफ। हेजिंग ऑफ रिसीवेबल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉरेन करेंसी पेबल क्रिएट करना पड़ेगा। पेबल will be created, that is फॉरेन करेंसी लोन। पेबल क्रिएट होगा लोन से, पेबल क्रिएट होगा लोन से। यहां तक की बात हमें समझ आ गई। अब हमारे दिमाग में दूसरा क्वेश्चन आता है कि जब हम लोन लेंगे, जब हम लोन लेंगे तो लोन के साथ उसका इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा, यानी व्हाट शुड बी द लोन अमाउंट। नाउ मैंने अपनी हेजिंग को स्टार्ट कर दिया और रिसीवेबल को हेज करने के लिए लोन लूंगा। तो जब लोन लूंगा तो फिर एक समस्या आएगी कि भैया लोन अमाउंट कितना हो, व्हाट शुड बी द लोन अमाउंट। क्योंकि लोन के साथ एक समस्या है कि जैसे ही लोन लूंगा ना, तो जब उसको चुकाने की बारी आएगी तो लोन के साथ साथ ब्याज को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। तो भाई अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, तो मान लेते हैं कि मान लेते हैं लोन अमाउंट मेरा है $X का, मेरा अमाउंट है $X का। उस पर मान लेते हैं इंटरेस्ट जो है मेरा, वो अपने पास है 1.10 है ना। मैं एक बार ये मान लेता हूं कि मेरे ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो 15% पर एनम है। तो बताओ 4 महीने का इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा। तो $X पर 15% डिवाइड बाय 12 × 4, क्या ये मेरा इंटरेस्ट बन गया $X का। मैंने ले लिया लोन अमाउंट विल बी X एंड देन इंटरेस्ट विल बी 0.05X। तो इसका मतलब मुझे X प्लस इतना रीपेमेंट करना पड़ेगा। देन इट मस्ट बी
इक्वल टू हेज्ड अमाउंट, यानी जितने मेरा रिसीवेबल है, मुझे इसकी हेजिंग करनी है। ध्यान से सुनना, हेजिंग इसकी करनी है मुझे, इस 1/10 की। तो लोन इस तरह से क्रिएट होना चाहिए कि जब मैं लोन और उसका ब्याज रीपे करूं तो वो अमाउंट मेरे हेज्ड अमाउंट के बराबर हो। लोन मुझे लेना है तो मैं कैलकुलेट करूंगा कि व्हाट मस्ट बी द लोन अमाउंट। तो लोन अमाउंट विल बी इन सच अ मैनर, लोन अमाउंट विल बी इन सच अ मैनर दैट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मस्ट बी इक्वल टू द हेजिंग वैल्यू। मुझे जितने अमाउंट को हेज करना है उतने अमाउंट को हेज करने के बराबर मेरा सारा रीपेमेंट हो जाना चाहिए। तो नाउ 1.05x is equal to 110. So what will be the value of x? 110 divided by 1.05. The loan value will be $104,761.905. ये लीजिए, मैंने लोन अमाउंट भी निकाल लिया। दिस इज अवर स्टेप नंबर 2। यानी मैं ये सोचूंगा कि व्हाट शुड बी द लोन अमाउंट, कि मेरा ये अमाउंट हेज हो जाए। मुझे इस 1/10 को हेज करना है। तो लोन इस तरह से लेना है कि लोन का अमाउंट प्लस उसका इंटरेस्ट मिलाकर आपके हेज अमाउंट के बराबर आ जाए। द रीजन बीइंग इज, अगर मान लो ये 1/10 से ज्यादा हुआ तो हेजिंग नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि रिमेनिंग जो एक्स्ट्रा डॉलर आपको पे करने पड़ेंगे उस पर तो रिस्क अभी भी बन गई। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपका दिमाग बोलता है कि सर 1/10 का लोन ले लेते हैं। तो अगर आप 1/10 का लोन लोगे, उस पर 15% ब्याज भी दोगे तो चुकाना तो ज्यादा पड़ेगा। तो वो जो ज्यादा डॉलर लेन चुकाने पड़ेंगे उनको तो फिर आपको खरीदना पड़ गया, तो आपकी रिस्क फिर आ गई। तो रूल नंबर 2 क्या है? लोन अमाउंट ऐसे डिसाइड करो कि लोन प्लस उसका इंटरेस्ट, क्योंकि जैसे ही लोन लोगे तो इंटरेस्ट की कॉस्ट आ जाएगी। तो लोन कम का लो, इतने का लोन लो कि जब उस लोन और इंटरेस्ट को जोड़ो तो वो आपकी रिसीवेबल की वैल्यू के बराबर आ जाए। तो दिस विल बी द लोन अमाउंट। ये मैंने लोन ले लिया। दिस इज माई स्टेप नंबर 2। बोलो यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर? यही स्टेप बनेंगी बस आगे जाकर। तो लीजिए, अब मेरे पास लोन आ गया। लोन किस में आ गया? फॉरेन करेंसी में आ गया। लोन डॉलर में आया। लोन डॉलर में आया। क्या मैं डॉलर होल्ड कर सकता हूं? एज पर द रूल्स ऑफ आरबीआई एंड फेडाई मैं डॉलर को होल्ड नहीं कर सकता, लेकिन मैंने लोन डॉलर में ले लिया। तो ये लोन इमीडिएटली मेरी करेंसी में कन्वर्ट होगा, तभी मेरे अकाउंट में आएगा। मैंने लोन भले ही डॉलर में अप्लाई कर दिया, लेकिन जब वो लोन मेरे अकाउंट में आएगा तो ये इमीडिएटली मेरे करेंसी में कन्वर्ट होगा। तो अब मैं क्या करूंगा? कन्वर्ट द लोन अमाउंट, convert the loan amount at spot rate convert the loan amount at spot rate। अब मैं उस लोन अमाउंट को क्या करूंगा? कन्वर्ट करवाऊंगा। एक मिनट।
बोलिए, क्लियर बिल्कुल। अब मैंने जो लोन फॉरेन करेंसी में ले लिया, मैं उसे स्पॉट पर कन्वर्ट करूंगा। अब मान लीजिए मुझे स्पॉट रेट दे रखी है, स्पॉट रेट $1 बराबर 45.5500/25, ये स्पॉट रेट दी हुई। बताइए, मेरे पास डॉलर का लोन आ गया, मुझे डॉलर को कन्वर्ट करवाना है रुपी में, तो मैं डॉलर लेकर बैंक के पास जाऊंगा, तो मैं डॉलर बेचूंगा। बट बैंक क्या कर रहा होगा, क्योंकि व्यू पॉइंट बैंक का लगेगा, तो बैंक मुझसे इतने डॉलर लेकर मुझे रुपी दे देगा। ऐसे समझो, मेरे अकाउंट में इतने डॉलर आ गए। अब वो डॉलर तो मैं काम में ले नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो इंडियन करेंसी चाहिए, तो मैं वो डॉलर बेचूंगा ताकि मुझे उसके बदले में रुपी मिल जाए। तो मैं लोन को कन्वर्ट करवाने का मतलब हो गया कि लोन में जो डॉलर मिले वो डॉलर बैंक को बेचूंगा, तो बैंक खरीदेगा। तो बैंक कौन सी रेट लगाएगा, बिड रेट पर बैंक मेरे लोन को कन्वर्ट कर देगा। तो कन्वर्ट द लोन अमाउंट एट स्पॉट रेट, हमेशा बिड रेट ही रहेगी, ये फिक्स स्टेप है बिल्कुल। क्योंकि आप जब तक की करेंसियों की कोई रेटें चेंज ना हो जाए, क्योंकि डॉलर का लोन लिया है, डॉलर ही बेस में है, तो मैं आसानी से डॉलर को बेच पाऊंगा। मैं बेचूंगा तो बैंक खरीदेगा। तो लीजिए, मुझे कन्वर्टेड अमाउंट मिल गया। कन्वर्टेड वैल्यू कितनी मिल गई, $104,761.905 मल्टीप्लाई बाय 45.5500। ये लीजिए, मेरा लोन अमाउंट कन्वर्ट होकर रुपये आ गए मेरे अकाउंट में। 104,761.905 मल्टीप्लाई बाय 45.5500, 47,71,000। ये लीजिए, स्टेप नंबर 3, मैंने अपने लोन अमाउंट को कन्वर्ट करवा लिया। क्यों, क्योंकि मैं फॉरेन करेंसी होल्ड नहीं कर सकता हूं। तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास कन्वर्टेड वैल्यू आ गई। मेरे पास बहुत सारा पैसा आ गया, क्योंकि मैंने लोन उठा लिया। जिस लोन की मुझे जरूरत नहीं थी, मैंने वो लोन ले लिया। लोन की मुझे एक्चुअल में जरूरत नहीं थी, मैंने सिर्फ इसको हेज करने के लिए लोन लिया। तो मेरे पास ये पैसा आ गया कि नहीं आ गया, मेरे पास ये पैसा आ गया। क्या करूं इस पैसे का, घर में खाली छोड़ दूं, पड़ा रहने दूं पैसे को, या ये सोचूं कि यार ये जो एक्स्ट्रा पैसा आ गया इसको कहीं इन्वेस्ट कर देता हूं, इसको कहीं इन्वेस्ट कर देता हूं, कुछ तो फायदा आ जाएगा मुझे। तो आओ, इन्वेस्ट कन्वर्टेड वैल्यू यानी होम करेंसी, इन्वेस्ट होम करेंसी यानी ये जो कन्वर्टेड वैल्यू है, इन्वेस्ट होम करेंसी यानी कन्वर्टेड वैल्यू एट डिपॉजिट रेट। अब मान लीजिए मुझे रुपी की रेटें दे रखी हैं, रुपी इंटरेस्ट एक तो दे रखी है 8% और एक दे रखी है 12%।
दो रेटें मुझे दी हुई है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी इंटरेस्ट रेटें इस तरह से होती हैं तो जो हायर रेट होती है वो तो लोन लेने की रेट होती है, और जो लोअर रेट होती है वो डिपॉजिट्स की इंटरेस्ट रेट होती है। तो बताओ, मैं जब अपने रुपी को इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे किस रेट पर ब्याज मिलेगा? मैं डिपॉजिट करवा रहा हूं तो डिपॉजिट रेट लगेगी। दो रेटें आपको दी हुई हैं, रूल इज क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल, कि आपको अगर लोन लेना है तो हाई रेट लगेगी, और अगर आप डिपॉजिट कराने जाते हो तो लोअर रेट लगेगी। तो लीजिए, मैंने 8% की रेट पर 4 महीने के लिए उसे इन्वेस्ट कर दिया पैसे को। इन्वेस्ट रुपी 4771,905 एट 8% पर एनम फॉर 4 मंथ। बताइए, एक थॉट प्रोसेस लो, बस यही थॉट प्रोसेस एमएम की स्टेप्स बनेंगी आपकी सारी। सबसे पहले स्ट्रेटेजी सोची मैंने, तो स्ट्रेटेजी बनी रिसीवेबल को हेज करूंगा लोन के द्वारा, कि भैया एक लोन क्रिएट कर लो। अब बात आई लोन कितना, तो लोन इस तरह से डिसाइड होना चाहिए कि लोन का अमाउंट प्लस उसका जब इंटरेस्ट हो वो दोनों मिलाकर मेरी रिसीवेबल की वैल्यू के इक्वल हो जाएं। इस तरह से मैं लोन ले लूंगा। क्लियर? लोन लूंगा तो अब लोन तो फॉरेन करेंसी में ले लिया, बट मैं तो फॉरेन करेंसी का कुछ कर ही नहीं सकता, होल्ड कर ही नहीं सकता। तो इमीडिएटली मुझे अपने लोन अमाउंट को करेंसी में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। तो मैं अपने लोन अमाउंट को रुपी में क्या करवा लूंगा, कन्वर्ट करवा लूंगा, अपनी होम करेंसी में कन्वर्ट करवा लूंगा। अब कन्वर्ट करवाया तो बहुत सारी होम करेंसी आ गई। क्या करूं इस होम करेंसी का? तो भैया इस होम करेंसी को इन्वेस्ट कर दो, इस होम करेंसी को इन्वेस्ट कर दो। आपके जो कॉन्ट्रैक्टेड पीरियड था 4 महीने का, जो रिसीवेबल का कॉन्ट्रैक्टेड पीरियड था, उसी टाइम पीरियड के लिए इस कन्वर्टेड मनी को इन्वेस्ट कर दो। बोलिए, क्या यहां तक की बात क्लियर? तो मैं आगे बढ़ूं स्टेप नंबर 5 पर। आइए, आफ्टर 4 मंथ यानी ड्यू डेट पर क्या होगा? आफ्टर 4 मंथ यानी ड्यू डेट पर क्या होगा? ऑन ड्यू डेट, आफ्टर 4 मंथ, सोचो 4 महीने बाद दो चीजों की ड्यू डेट है। 4 महीने बाद दो चीजों की ड्यू डेट है। ये रिसीवेबल से मुझे पैसा मिलेगा और मुझे लोन का रीपेमेंट करना है विथ इंटरेस्ट। रिसीवेबल से कितना मिलेगा? 1/10। और लोन का पेमेंट कितना होगा? वो भी 1/10। क्योंकि मैंने जब लोन लिया था तो इक्वेशन ही इस तरह से बनाई थी कि लोन प्लस उसका ब्याज मिलाकर 1/10 हो जाए। नाउ 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 आप सोचो थोड़ा सा, मार्केट में कुछ भी रेट चल रही हो, आप जानते हो एक्सचेंज रेट का इफेक्ट आपके ऊपर तब आता है जब आप करेंसी को कन्वर्ट करवाते हो। अब मैंने जो स्ट्रेटेजी बनाई, उस स्ट्रेटेजी के थ्रू क्या होगा, कोई भी रेट चल रही हो मार्केट में, मेरा डेटर मुझे डॉलर देगा, मेरा डेटर मुझे डॉलर देगा 1/10। मैं ये 1,10,000 डॉलर ले जाकर बैंक को दे दूंगा कि ये लो आपके लोन का रीपेमेंट। जब मैंने करेंसी को कन्वर्ट ही नहीं करवाया,
तो मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का फायदा या नुकसान नहीं हुआ। तो मैंने यहां पर स्टेप नंबर 5 में ड्यू डेट पर क्या किया, सेटल कर दिया मैंने दोनों ट्रांजैक्शन को। रिसीव्ड $1.10 फ्रॉम डेटर्स, रिसीव्ड $1.10 फ्रॉम डेटर्स, सेटल फॉरेन करेंसी पेबल या लो। बस ये स्टेप केवल लिखी जाती है क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर हैं। मेरे डेटर से $1,10,000 लूंगा और वो $1,10,000 लेकर बैंक को चुका दूंगा। तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला ये मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये मेरा इनफ्लो बनेगा। अल्टीमेटली ये इन्वेस्टमेंट भी आज मैच्योर होंगे। तीन चीजें एक साथ मैच्योर हो रही हैं। डेटर मुझे $1,10,000 देगा, आज डेटर से पैसा लूंगा, डॉलर लूंगा और डॉलर का लोन सेटल कर दूंगा। मेरे दोनों फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन खत्म हो गए। मेरा रिसीवेबल भी खत्म हो गया, मेरा पेबल भी खत्म हो गया, खत्म कर दिया। मैंने फॉरेन करेंसी के ट्रांजैक्शन को टोटली सेटल कर दिया विदाउट कन्वर्टिंग करेंसीज। और आज ही के दिन मेरे पास एक और मैच्योरिटी वैल्यू आने वाली है, इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटी वैल्यू। received maturity value of investment। और यही आपका कैश फ्लो बनेगा एमएमएच का। कैश फ्लो अंडर एमएमएच। कितना पैसा मिलेगा मुझे वो निकाल लो। तो मेरा इन्वेस्टमेंट था 47,905 प्लस ब्याज निकालो इस पर 8% से 4 महीने का। 47,71905 इंटू 8% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 4। तो ब्याज मुझे मिल गया 127,251 का। 47,71905 प्लस 127 48,9915। ये लीजिए, दिस इज कैश फ्लो अंडर एमएमएच। ये मेरा एमएमएच का आंसर आ गया कि अगर मैं एमएमएच की हेजिंग करता हूं तो उस हेजिंग की वजह से मेरे पास ये कैश फ्लो जनरेट होगा। नहीं श्रद्धा, उसे जो कुछ नहीं कॉस्ट हुई, उसे केवल इनफ्लो हो रहा है। कॉस्ट कहां हुई बताओ? कॉस्ट किसे बोलते हैं? जो आपको अपनी जेब से देना पड़े, आपको कुछ भी नहीं देना पड़ा। आपने जब लोन लिया तो लोन को उतना कम करके लिया ताकि लोन प्लस उसका इंटरेस्ट मिलाकर रिसीवेबल के बराबर आ जाए। और एक और चीज समझो, लोन का जो इंटरेस्ट दिया तो आपने अपने इन्वेस्टमेंट पर ब्याज भी तो कमाया। अगर आप ये लोन नहीं लेते
तो इस लोन को इन्वेस्ट करके ब्याज नहीं कमा पाते आप। तो दोनों तरफ चलेगा। हेजिंग का ये प्रोसेस इसी तरह से चलता है कि मैंने लोन इस तरह से लेकर, अब आप समझो रेटों को गिरने पर रिस्क थी ना, तो मैंने अगर आज ही लोन ले लिया तो भविष्य में अगर रेट गिरी भी तो यहां पर के फायदे और नुकसान सेट ऑफ हो जाते हैं, मेरी जेब से कुछ नहीं लगा। हाँ होने दो ना, 4% का डिफरेंस है तो क्या फर्क पड़ रहा है। आप बताओ ना मुझे नुकसान कहां हुआ, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। उल्टा मुझे नुकसान ज्यादा होता अगर मैं ये न करता और डॉलर की रेटें गिर जाती, तो मुझे डॉलर को कन्वर्ट करवाने में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, तभी तो मैं हेज कर रहा हूं। आप समझो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, ये सिर्फ एक ऑप्शन अवेलेबल है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एमएमएच पर चले ही जाओ आप। हो सकता है कि एमएमएच का कैश फ्लो फॉरवर्ड के कंपैरिजन में और कम आ रहा हो, तो मैं फॉरवर्ड पर जाऊंगा। मैं तो ये बोल रहा हूं कि अगर आप एमएमएच फॉलो करते हो, रिस्क कुछ भी नहीं आई आपके ऊपर। आपको जो रिस्क लग रही थी ना, वो डॉलर की रेट के गिरने की रिस्क थी, आपने उसको हेज किया। अब जो इंटरेस्ट लगेंगे वो सब आपको पहले ही सोचना है। मैंने ये हेजिंग लेने से पहले ही तो सोची है ये सारी बातें, कि इतना इंटरेस्ट दूंगा, इतना इंटरेस्ट मिलेगा, तो अल्टीमेटली मुझे ये कैश फ्लो मिलेगा। मैंने अभी एग्री थोड़ी किया इस पर। अब मैं क्या करूंगा, इसको कंपेयर करूंगा कि यार मैं एमएमएच न लेकर कोई दूसरी हेजिंग करता हूं तो मुझे क्या कैश फ्लो मिलता। मान लो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मुझे जो मिल रहा है वो और सस्ता मिलता, कि मुझे 48 से भी कम मिल रहे होते, तो फिर मैं इसी को करता ना, कि इंटरेस्ट ज्यादा देने के बाद भी मुझे फायदा हो रहा है। ये केवल एक ऑल्टरनेटिव है, ये आंसर नहीं है। इसको कंपेयर करा जाएगा अलग अलग हेजिंग टेक्निक से। अभी चूंकि हम सिंगल पार्ट कर रहे हैं, तो एमएमएच का कैश फ्लो निकाल रहा हूं बस मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यहां उसे फायदा हुआ कि नुकसान, ये तो मुझे पता लगेगा जब मैं इसको कंपेरेबल बनाऊंगा किसी और डेटा से। मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूं कि अगर मैं फॉरवर्ड मार्केट के बजाय एमएमएच के द्वारा जाता हूं तो मुझे इतना कैश फ्लो मिलेगा बस। अब वो चाहे नुकसान के साथ मिला या कुछ भी मिला, ये मेरा कैश फ्लो होगा। इसको मैं कंपेयर करूंगा किसी अदर टेक्निक से और फिर डिसीजन लूंगा कि क्या एमएमएच में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो लीजिए, बस यही आपकी एमएमएच की एग्जैक्ट स्टेप बनेगी जिसको मैंने इस एग्जांपल से आपको समझाया। एक्सपोर्टर का जब भी क्वेश्चन आएगा यही स्टेप्स फॉलो होंगी, पढ़ लीजिए एक बार इसको। कोई स्टेप पूछनी हो तो मुझे बताएं, वरना मैं स्टेप्स लिखवा देता हूं। तो मेरा एक्सपोर्टर का जो एमएमएच वाला पार्ट है वो कंप्लीट है। बताइए, कुछ भी पूछना हो तो बोलिए, या बिल्कुल क्लियर है यहां तक। आइए तो इसकी स्टेप्स लिख देते हैं अपन, हालांकि स्टेप्स तो यही है जो मैंने लिखी है, बट फिर भी मैं एक बार और उसको समराइज करता हूं। लिखें, स्टेप्स फॉर एमएमएच। इन केस ऑफ एक्सपोर्टर, steps for MMH in case of exporter. Step 1, identify strategy. Identify
strategy for exporter. और वो स्ट्रेटेजी फिक्स है, आपको आइडेंटिफाई नहीं करना, एक तरह से आप लिख दो राइट डाउन द स्ट्रेटेजी फॉर द एक्सपोर्टर। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटेजी पर मुझे कुछ नहीं सोचना है, स्ट्रेटेजी इज फिक्स्ड। तो स्ट्रेटेजी क्या बनेगी? क्रिएट फॉरेन करेंसी लोन या पेबल। यही स्ट्रेटेजी हमेशा बनेगी एक्सपोर्टर के लिए। स्टेप 2, स्टेप 2, कैलकुलेट फॉरेन करेंसी लोन अमाउंट। अब आपको क्या करना है? फॉरेन करेंसी का लोन अमाउंट निकालना है। ये कैसे निकालना है? लोन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। लोन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू फॉरेन करेंसी रिसीवेबल। इस इक्वेशन में पुट करके आपको लोन अमाउंट कैलकुलेट कर लेना है, उसे एक्स मान लो। तो ये आपके पास स्टेप 2 में लोन अमाउंट आ जाएगा। नाउ स्टेप 3, कन्वर्ट लोन अमाउंट convert loan amount into home currency at spot rate। लीजिए, अब मैंने जो फॉरेन करेंसी का लोन लिया, वो फॉरेन करेंसी का लोन चूंकि मैं करेंसी को होल्ड नहीं कर सकता, तो मुझे उस लोन अमाउंट को क्या करना पड़ेगा? स्पॉट रेट का यूज करते हुए कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 4, इन्वेस्ट कन्वर्टेड अमाउंट, इन्वेस्ट कन्वर्टेड अमाउंट एट डिपॉजिट रेट। लीजिएगा, अब वो जो कन्वर्टेड अमाउंट है उसे मैं क्या कर दूंगा? इन्वेस्ट कर दूंगा डिपॉजिट रेट पर। स्टेप 5, ऑन ड्यू डेट realized from foreign currency debtors on due date realized from foreign currency debtors and
रीपे या सेटल फॉरेन करेंसी लोन। अब मैं ड्यू डेट पर डेटर्स या रिसीवेबल से अमाउंट को रियलाइज करूंगा और उसी अमाउंट को मैं अपनी फॉरेन करेंसी के लोन के लिए सेटल कर दूंगा। और स्टेप नंबर 6, रिसीव मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। रिसीव मैच्योरिटी वैल्यू। सर जो अपन ने इन्वेस्टमेंट करा वो पैसा अपना हो जाएगा सर फिर? बिल्कुल जो पहले वाला जो आएगा वो तो उसको अमाउंट पे कर देंगे सर लोन पे सर? बिल्कुल, लोन का पेमेंट तो डेटर से जो पैसा आया उससे किया हाँ ना। यस सर, वही कह रहा हूँ सर। और इन्वेस्टमेंट से आया वो अपना हो जाएगा बस कैश? वो अपना हो गया। तो अब वैसे भी अपने को कैश इनफ्लो ही होना था अगर अपन एक्सपोर्टर हैं तो, बट यस सर, यस सर। इनफ्लो का तरीका चेंज हो गया, बस और कुछ नहीं हुआ। अब इन्वेस्टमेंट वाला आ गया सर, अपना कस्टमर बिल्कुल, वाला नहीं आया सर। हाँ। तो रिसीव मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये आ गया कैश फ्लो। तो कैश फ्लो अंडर एमएमएच इज इक्वल टू मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट की जो मैच्योरिटी वैल्यू है वही मेरा एमएमएच का कैश इनफ्लो बनेगा। तो दीज आर दी स्टेप्स ऑफ एमएमएच इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्टर। जब भी एक्सपोर्टर का क्वेश्चन आएगा, एमएमएच में एक सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, बिल्कुल फिक्स स्टेप है। इसी तरह की स्टेप एक्सपोर्टर के लिए, फिर इसी तरह की स्टेप्स इंपोर्टर के लिए। जैसा भी क्वेश्चन आ रहा है आपको बिल्कुल एज इट इज स्टेप बाय स्टेप उसको लेकर चलना है। बताइए क्या क्लियर है? बिल्कुल। सर इस क्लास की रिकॉर्डिंग आप भेज दीजिएगा ना।